नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए जानी मानी प्रतिष्ठित लेखिका डॉक्टर रंजना जायसवाल की लिखी हुई कहानी खाली प्लॉट। विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर रंजना जायसवाल की रचनाएं प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। जानकीपुरम शहर के कोने में बसी एक कॉलोनी, जो बड़े शहर में रोजी रोटी की तलाश में एक बड़े शहर में रहने की लालसा लेकर आए लोगों को छत देने के कारण बसाई गई थी। ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें, चौड़ी काली सड़कें, मॉल, भीड़ से भरे बाजार, बेबाक स्वच्छंद माहौल और शहरियत की गंध से गमकता नवाबों का ये शहर चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता। मालती जी पति के रिटायरमेंट के बाद यहीं बस गई थीं। जब पहली बार वो अपने पति के साथ ज़मीन को देखने आई थीं तो उनकी आंखें छलछला गई थीं। इस पानी के टंकी के आसपास यहीं कहीं है। यहीं कहीं? पति की बात सुनकर वो अवाक रह गई थीं। दूर दूर तक खेत ही खेत, और उन खेतों के बीच में पानी की विशाल टंकी, जो उस कॉलोनी के शीघ्र बसने की उम्मीद जगा रही थी, चुपचाप खड़ी थी। पानी की वो विशाल टंकी मूक दर्शक बनी पति पत्नी के वार्तालाप को सुन उन्हें चुपचाप ताक रही थी। शायद उसका इंसान नामक जीव से कभी कभार ही वास्ता पड़ता था। सरकारी तंत्र अपनी रफ्तार से काम कर रहा था। विकास का दूर दूर तक पता नहीं था। थोड़ी थोड़ी दूर पर एक एक हाथ के पत्थर लगे हुए थे, जिन पर पेंट से कुछ नंबर गुदे हुए थे। धान की जड़ें स्पष्ट देखी और महसूस की जा सकती थीं। लोगों के इस बड़े शहर में बसने के सपनों को पूरा करने के लिए, उन्हें आशियाना देने के लिए, न जाने कितनों की रोजी रोटी छीन कर इस शहर में इस तरह की न जाने कितनी कॉलोनियाँ बसाई गई थीं। सुना था जब एक कॉलोनी बसाई गई थी तब दूर दूर तक सन्नाटा पसरा रहता था। लोग दिन में भी इधर की ओर आने में घबराते थे। रिक्शे वाले भी इधर आने के नाम पर हाथ खड़ा कर देते थे। पर वक्त बदला और वक्त के साथ कॉलोनी की किस्मत भी। धीरे धीरे कॉलोनी बसने लगी, पर फिर भी बहुत सारे प्लॉट खाली पड़े थे। मालती जी ने जब इस कॉलोनी में घर बनाना शुरू किया तब गिनती के ही घर थे। मजदूरों के परिवारों ने खाली पड़े प्लॉटों में अपना बसेरा डाल रखा था। घर के मर्द और औरतें निर्माणाधीन घरों में मजदूरी करते और बच्चे अपने छोटे भाई बहनों को संभालने और कॉलोनी में रहने वाले बाशिंदों के घर जूठन मांजने और झाड़ू पोछा लगाने का काम करते। सुनीता 15 साल से मालती जी के यहाँ काम कर रही थी। सांवला रंग, मजबूत कदकाठी, पैरों में चांदी की पायल, हाथों में कांच की चूड़ियाँ, मांग में पाव भर सिंदूर। उसकी यात्रा सुबह 6:30 से शुरू होती। सुनीता 8 घरों में वो झाड़ू पोछे और बर्तन धोने का काम करती थी। मालती जी का उससे कुछ खास लगाव था। तू जब तक बर्तन धो रही मैं चाय चढ़ा देती हूँ, और मालती जी चाय बनाने में जुट जाती। आंटी जी, आपके हाथ की चाय पीकर आत्मा तृप्त हो जाती है। सुबह सुबह अच्छी चाय मिल जाए तो दिन अच्छा बीतता है। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। मालती जी झूठी झिड़की देते हुए कहती। पता नहीं क्या सोचकर सुनीता के चेहरे पर तनाव की लकीरें खिंचाती। सच कह रही हूँ आंटी जी, लोगों के यहाँ तो झूठे चाय के बर्तन में दुनिया भर का पानी और 2 चम्मच दूध डालकर चाय खौला देते हैं। उबला मटमैला पानी वही तो लगता है, न पीते बनता है और ना ही उगलते। पता नहीं एक कप चाय में भी कितना पैसा बचा लेते हैं लोग। मालती जी उस पर अपनी जान लुटाए रहती थीं। कॉफ़ी के पैकेट के साथ मिले एक बड़े से कप में वो नाक तक चाय भर कर देती और सुनीता 2 बिस्कुट के सहारे वो चाय गटक जाती। अरे ज़रा आराम से पी, मुंह जल जाएगा। मालती जी उसे रोज टोकती थी। तेरा बस चले तो चूल्हे पर बैठे बैठे ही चाय पी ले, कप में नहीं। तेरे तो मुंह में चाय छाननी चाहिए। कितनी गर्म चाय पीती है, कलेजा जल जाएगा। आराम से पिया कर। सुनीता मुस्कुराकर रह जाती। आराम? आराम हमारे जैसे लोगों की किस्मत में कहाँ आंटी जी। यहाँ तो घाट जाने से पहले भी काम करके जाना पड़ेगा। 8 घरों में काम करना है, फुर्सत कहाँ है आराम करने की। उसकी बात सुन मालती जी का मन अजीब सा हो जाता। गलत तो नहीं कहा था उसने। गांव से न जाने कितने सपने लेकर वो शहर आई थी। बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएगी और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करेगी। उसका पति उसे कितना प्यार करता था। एक दिन उसी के कहने पर वो सब छोड़ छाड़ कर लखनऊ जैसे शहर में बच्चों के साथ चली आई थी। पर बच्चों को लेकर जाती कहाँ। गांव से लाई हुई पूंजी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी।
रामदीन ने शादी ब्याह में लाइट उठाने का काम पकड़ लिया, पर कब तक? ये काम भी पक्का कहाँ था। लगन के समय ही ये काम हो पाता था, और बाकी दिन पेट तो मानेगा नहीं ना। शहर की दुनिया गांव की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। गांव में तो फिर भी ठीक था, थोड़ा बहुत अनाज भी पैदा हो जाता था, पर शहर में तो नमक से लेकर आटा तक मोल लेना पड़ता था। बच्चों के खिले खिले से रहने वाले चेहरे मुरझाने लगे थे। सुनीता का कलेजा उन चेहरों को देख मुंह को आ जाता। एक दिन उसने बड़े ही दबे स्वर में अपने पति से कहा, मैं दिन भर घर में बैठे बैठे उकता जाती हूँ। यहाँ तो कोई जान पहचान का भी नहीं है जिसे दो बोल बोल लूँ। सोचती हूँ कुछ घरों में झाड़ू पोछे के काम कर लूँ। चुपचाप घर में पड़ी रहो। तुम भी घर से निकल गई तो घर और बच्चों को कौन देखेगा। सुनीता ने एक नज़र घर पर डाली। घर आसपास के निर्माणाधीन मकानों से चुराई गई ईंटों से दीवारें और टीन से छवाई गई झोपड़ी में कुल अदद 5 लोग रहते थे। सुनीता ने पुरानी साड़ी से ओट के लिए एक पर्दा लगा दिया था। गिनती के 4 बर्तन और टीन का बक्सा, बस इतनी सी तो थी उसकी गृहस्थी। चोरी होने जैसा आखिर था ही क्या। सुनीता चुपचाप लेटी रही। जेठ की दोपहरी में तपती टिन से शायद उसका माथा भी गर्म हो गया था। वो गुस्से में विफर पड़ी। मनोज के बापू, तुम्हारे काम का कोई भरोसा तो है नहीं, आज है कल नहीं, पेट तो ये नहीं समझता। रामदीन के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। सुनीता के सवालों के आगे उसने हथियार डाल दिए। कहता भी तो क्या, सच तो यही था। सुनीता ने कॉलोनी के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन का काम पकड़ने का मन पक्का कर लिया, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुनीता कहाँ जानती थी कि उसका घर से निकाला हुआ कदम उसे हमेशा के लिए जिम्मेदारियों की गिरहों में जकड़ देगा। रामदीन का काम वैसे भी कोई पक्का नहीं था। सुनीता के काम पर निकलने से उसने अपने आप को कछुए की तरह खोल में समेट लिया। सुनीता के लाए पैसों से वो मन भर शराब पीता और रोकने पर उसे मन भर पीटता। सुनीता चारों तरफ से घिर चुकी थी। बच्चों के भविष्य के लिए देखे सुनहरे सपने एक एक कर टूट रहे थे। गांव वापस लौटने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। महंगाई चरम पर थी। वो समझ नहीं पाती कि कहाँ और कैसे पैसे बचाए। बच्चों की पढ़ाई भी उसे डाहे पड़ी थी। ज़रूरतों के साथ उसके घर काम पकड़ने की रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। एक घर से पकड़ा हुआ काम अब 8 घरों तक पहुंच चुका था। मालती जी के यहाँ काम करते करते 15 साल बीत गए थे। एक अजीब सा नाता बन गया था उन दोनों के बीच। घर में कुछ भी खाना बचता, मालती जी कटोरा लेकर उसे देने पहुंच जाती। मालती जी दिन की बची हुई सब्जी लेकर सुनीता की झोपड़ी पर पहुंच गईं। कितनी सुंदर झोपड़ी थी उसकी, प्यार से बुहारी और संवारी हुई। झोपड़ी में टिम टिम चमकती दीपक की लौ से पूरी झोपड़ी गुलजार थी। सुनीता लकड़ी के मंदिर में रखे अपने ईश के आगे हाथ जोड़े खड़ी थी और अपनी ख्वाहिशों का बोझ अपने ईश पर तेजी से लादती जा रही थी। बेचारी करती भी तो क्या, जब सब तरफ से दरवाजे बंद हो जाएं तब एक ही दरवाज़ा दिखाई देता है। वैसे भी सपने देखने और आगे बढ़ने का अधिकार तो सभी को है। मालती जी को यूं अचानक आया देख सुनीता चौंक गई। अरे आंटी जी, आप, तेरा मंदिर बहुत सुंदर है। गुप्ताइन आंटी जी नया मंदिर ले आई थी। ये पुराना वाला ऐसे ही पड़ा था, हम उनसे मांग लिए। उसकी पूरी गृहस्थी कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जैसी ही थी। लोगों के घरों के कबाड़ और फालतू सामान को झाड़ पोंछ कर और उन्हें जोड़ तोड़ कर उसने पूरी गृहस्थी बसा ली थी। 3 टांग वाले तखत में ईंटों को जोड़कर उसे एक नई टांग और तखत को नया जीवन दे दिया था। घी, अचार और रसगुल्ले के खाली डिब्बों में नमक और मसाले भरकर जीवन में मिठास भरने की कोशिश की थी। सुनीता और सुनीता जैसी न जाने कितनी औरतों की ज़िंदगी ऐसे ही जोड़ तोड़ के कट जाती है और वो उफ भी नहीं करती। बरसात के दिनों में गड्ढे में बसी उसकी गृहस्थी घुटने तक पानी में डूब जाती। न जाने कितनी बरसाती रातों में चूते छप्पर को सहेजने में उसके पूरे परिवार की पूरी रात भूखे ही कट जाती। मालती जी को जब ये बात पता चली तब से वो हर बारिश में चौकन्नी रहती। सुनीता, तू घर संभाल, खाने की चिंता मत कर, तेरा खाना मैं पहुंचा दूंगी। बारिश हर साल आती और मालती जी की रसोई सुनीता के लिए हमेशा तैयार रहती। यह सिलसिला वर्षों से चला आ रहा था। मालती जी कभी भगोना भर तहरी तो कभी मसाले वाली बाटी बनाकर उस तक पहुंचा देती। इस बीच उसने कॉलोनी में न जाने कितने घर बदल डाले थे। हर दूसरे तीसरे साल घर के पते बदल जाते हैं।
कॉलोनी तेजी से बसती जा रही थी। खाली प्लॉट कम ही रह गए थे। बंजारों की तरह जीवन जीते मजदूर दूसरों के घर बनाते बनाते खुद बेघर होते जा रहे थे। सुनीता के लिए समस्या बढ़ती जा रही थी। इस कॉलोनी से एक अजीब सा नाता जुड़ गया था। यहाँ से उजड़े तो फिर नई जगह पर बसना कोई आसान तो नहीं। पौधे हो या इंसान, एक बार उखाड़ कर दोबारा कहाँ पनप पाते हैं। इस कॉलोनी में अब तक वो 5 घर बदल चुकी थी। घर, चलते फिरते घर, जिनके पते वक्त के साथ बदल जाते थे। मालती जी कहती तो कुछ नहीं थी, पर वो भी डर रही थी। कॉलोनी के सारे प्लॉट जब बन जाएंगे तो सुनीता कहाँ रहेगी। सबके अपने अपने स्वार्थ थे। स्वार्थी तो थे। नई कामवाली को लगाने में दुनिया भर की किचकिच थी। सुनीता को देखा समझा हुआ था। वक्त के साथ मालती जी सुनीता की नस नस पहचानने लगी थी। उसके तेवर से भी वो वाकिफ़ हो गई थी। वैसे भी ताली एक हाथ से कहाँ बजती है। सुनीता जिस प्लॉट पर घर बनाकर रहती थी, उसके मालिक ने उसे प्लॉट छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया था। सुनीता समझ नहीं पा रही थी कि वो प्लॉट छोड़कर कहाँ जाए, क्योंकि प्लॉट छोड़ने से सिर्फ घर ही नहीं छूटेगा, उसका काम भी छूट जाएगा। तभी एक अच्छी खबर सुनने को मिली। मालती जी की पड़ोसन शर्मा जी की बेटी का प्लॉट खाली पड़ा था। शर्मा जी की बेटी की सिर्फ 2 बेटियां ही थीं, जो विदेशों में बस गई थीं। उन्होंने इन्वेस्टमेंट के नाम पर उस प्लॉट को छोड़ रखा था। मिट्टी के भाव से ली गई ज़मीन की कीमत अब आसमान को छू रही थी। सुनीता ने मालती जी से आग्रह किया कि वो शर्माइन से बात करें। शर्माइन मतलब शर्मा भाई साहब की पत्नी। सुनीता और उसके जैसे न जाने कितने काम वाली मकान मालिकों को ऐसे ही नाम से पुकारते थे, और उनकी इस खास भाषा को सब समझ भी लेते थे। पीछे वाली गली में रहने वाले डॉक्टर अजय की पत्नी बिना डिग्री के डॉक्टराइन बन चुकी थीं। गुप्ता जी की पत्नी गुप्ताइन और पांडे जी की पत्नी पंडिताइन। मालती जी ने सुनीता की गरीबी का वास्ता दे उस खाली प्लॉट पर सुनीता के रहने के लिए शर्माइन से आग्रह किया। शर्माइन ने दरियादिली दिखाते हुए सुनीता को उस प्लॉट पर रहने की इजाज़त दे दी। सुनीता ने अपना डेरा डंडा उठाया और उस प्लॉट में शिफ्ट हो गई। सुनीता का नया ठिकाना पुराने प्लॉट से ज़्यादा दूर नहीं था। मालती जी को सुनीता के जाने का बेहद अफसोस था। उन्हें अफसोस इस बात का नहीं कि वो नज़रों से दूर हो गई थी। अफसोस इस बात का था कि वो आँख के सामने रहती थी। दिन भर कभी भी कोई काम पड़ता तो मालती जी उसके बच्चों को दौड़ा देती थी। मालती जी भी क्या करती, बहू बेटे के रहते भी वो कितनी अकेली थी। सबके अपने अपने दुख और दर्द थे, पर हर चीज़ की अपनी एक कीमत होती है। सुनीता को शर्माइन के घर में झाड़ू पोछे काम करने का फरमान जारी कर दिया गया। तनख्वाह के नाम पर उसके हाथ पर 1 रुपये भी नहीं रखे जाते थे। आखिर उसे प्लॉट पर रहने की कुछ तो कीमत चुकानी ही थी। सुनीता ने एक दिन बड़े दबे और दुखी स्वर में ये बात मालती जी को बताई। मालती जी ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बेहद दुख हुआ। एक गरीब का हक मारकर कोई भला कैसे रह सकता है, पर वो शर्माइन से भी कुछ नहीं कह सकती थी। उन्होंने सुनीता को समझाते हुए कहा, कोई मकान किराए पर लेकर रहती तो पैसे देती ना, और बड़े शहरों में तो वैसे भी किराए के मकान बहुत महंगे हैं। 2000 में सौदा बुरा नहीं है। सुनीता जीवन की सच्चाई जानती थी। कभी कभी आश्वासन के फाहे भी जख्मों को भर नहीं पाते, पर मजबूरी जो न कराए। प्लॉट काफ़ी गड्ढे में था। बरसों बरस उसने न जाने कितने मौसम देखे थे। मिट्टी सूखकर सख्त हो चुकी थी। कॉलोनी की सड़क जितनी बार बनती, प्लॉट दिन पर दिन गहरे गड्ढे में जाता जा रहा था। दिक्कतें बहुत थीं, पर एक गरीब आदमी के सिर छुपाने के लिए काफ़ी जगह थी। 2000 स्क्वायर फीट की ज़मीन कोई छोटी ज़मीन नहीं थी। बच्चे बड़े हो चुके थे। अब एक झोपड़ी में रहना संभव नहीं था। सुनीता के बढ़ते बच्चों के साथ उनकी ज़रूरतें बढ़ती जा रही थीं। देर रात तक पढ़ाई करने के लिए उन्हें एकांत की ज़रूरत थी। सुनीता भी कहाँ हार मानने वाली थी। देखते ही देखते उसने 2 झोपड़े और खड़े कर दिए। बच्चों के चेहरे की खुशी बढ़ गई। आज सुबह से सुनीता का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। मन कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। मालती जी ने चोर निगाहों से उसकी ओर देखा। कुछ तो था जो सुनीता को बेचैन कर रहा था। क्या हुआ सुनीता, तबीयत तो ठीक है? प्यार के 2 शब्द सुनकर सुनीता भरभरा कर रो पड़ी, मानो किसी सूखे प्रदेश में बारिश की चंद बूंदें पड़ गई हों। मालती जी किसी अनहोनी की आशंका से डर गईं। अभी कुछ दिनों पहले ही तो उसका बेटा कमाने के लिए बाहर गया था। कहीं उसके साथ कुछ, या फिर हमेशा की तरह रामदीन से कहा सुनी तो नहीं हो गई। कितनी बार शराब के नशे में उसने सुनीता को पीटा था।
मालती जी ने कितनी बार बेटे बहू से छिपाकर उसे कभी हल्दी दूध तो कभी नीले निशानों के लिए मलहम दिया था। साड़ी के छोर को मुंह में दबाकर उसने अपनी रुलाई को रोकने का प्रयास किया, पर दिल के भाव सारे बंधन को तोड़कर झरझरा कर आंखों से बह निकले। सुनीता को इस तरह रोते देख मालती जी वहीं उसके पास ज़मीन पर बैठ गईं। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आंटी जी, मनोज की बहुत याद आ रही है। तू भी ना बिल्कुल पागल है, मैं तो डर ही गई थी। तुम्हारा बेटा बहुत समझदार है, अपनी माँ का दुख दूर करने के लिए बाहर कमाने के लिए गया है। तुम ऐसे रोओगी तो बेटा कैसे रह पाएगा? बात तो आप सही कह रही हैं आंटी जी, पर माँ के दिल को कैसे समझाऊं? आंटी जी, मनोज ने मोबाइल पर यह स्टेटस लगाया है। उसने अपने स्मार्टफोन को मेरे आगे सरका दिया। स्याह रात में चमकते चांद की तस्वीर और नीचे कुछ शब्द झिलमिला रहे थे। घर बहुत याद आ रहा है। मालती जी के मन का एक कोना दरक सा गया। स्वाभाविक ही था, वो सोच रही थी, हम स्त्रियों की किस्मत में घर कहाँ लिखे होते हैं तो सिर्फ मायका और ससुराल। उन चार दीवारियों में अपने हिस्से का कोना भी कहाँ मैसर होता है। पर प्लॉट से चुराई गई ईंट, गारा, सीमेंट और टिन की पुरानी चादर से बनाए उस आशियाने के प्रति ऐसा मोह सोचकर उनकी आंखें भर आईं। घर सिर्फ ईंट और गारे से कहाँ बनता है? आज ये बात बेहतर ढंग से समझ में आ रही थी। सुनीता जैसे ना जाने कितनों की किस्मत में ऐसे घर हिस्से में आते हैं जिसमें ना ज़मीन उनकी होती है और ना आसमान उनका होता है, पर घर और घर से जुड़ी हुई यादों का मोह तो होता ही है। हर उखड़ते घर और फिर से बनाए गए घरों में एक कोना हमेशा खाली रहता है, क्योंकि उन्हें भरना होता है नए संघर्षों से, नई उपलब्धियों से और नई पुरानी यादों से। मनोज को सिर्फ घर याद नहीं आ रहा था, बल्कि उस घर से जुड़ी यादें उसे बेचैन कर रही थीं। आज उसके इस नए ठिकाने पर उसकी राह तकने वाला कोई नहीं था। हर आहट के साथ दरवाजे पर इंतज़ार करती माँ की वो दो जोड़ी आंखें नहीं थीं जो एक घर की कल्पना को साकार करने के लिए पर्याप्त थी। सुनीता के मुंह से कितनी बार सुना था, जब वो गुप्ता जी के प्लॉट पर रहती थी तब छोटा वाला बच्चा पैदा हुआ था। श्रीवास्तव जी के प्लॉट पर रहते वक्त उसके पति का पैर टूटा था। कितनी सारी अच्छी बुरी यादें थीं उसकी उन खाली पड़े ज़मीनों के साथ जो कभी उसकी अपनी ना थी। उन झोपड़ियों में कोई दरवाजे नहीं थे तो एक झीना सा पर्दा जिसके आर पार दुनिया को देखा जा सकता था। ठीक भी था, वैसे भी किसी ने कहा है, दरवाजे खुला रखो वे लौट सकते हैं, उम्मीद मत रखो बस उन्हें खुला छोड़ दो। दरवाज़ों का खुला होना खुद एक उम्मीद है। शायद सुनीता को भी उम्मीद थी इस झोपड़ी के भाग्य बदलने की और एक बेहतर भविष्य की। घर में अपना घर ढूंढने वाला मालती जी का मन सुनीता के दर्द को महसूस कर आज उन्हें अपना दर्द कुछ कम महसूस हो रहा था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रंजना जायसवाल की लिखी हुई कहानी खाली प्लॉट। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।